क्या हुआ? अरे, हाँ जी भाई, जय हिंद सभी बच्चों को। कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार फटाफट जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, क्या मेरी आवाज आ रही है सभी दोस्तों को? एम आई ऑडिबल? तो कल की क्लास ना होने के लिए माफी चाहूंगा दोस्तों, ठीक है भाई। कल क्लास आपकी इसीलिए नहीं हुई थी क्योंकि आपको पता चल गया होगा कि मैं यहाँ नहीं था और जाना पड़ा मुझे, तो इस वजह से नहीं ले पाए। चलिए मेरे भाई, मनीषा पाल, अरे बेटे टेंशन ना लो, हम अपने आप कर लेंगे, डोंट वरी। आ जाइए। चलिए दोस्तों, तो आज का ये पीडीएफ डाल दी थी हमने, ये पीडीएफ आपके पास डली हुई थी। तो आज हमारा सेकंड सेशन है आपका क्लोज टेस्ट का, और मैंने यही सोचा था कि ये वाला भी मैं आपको लाइव कराऊंगा, फिर मैं आपकी इसको अलग से विद आंसर की डालूंगा। लगभग 25 क्लोज टेस्ट की पीडीएफ डालूंगा विद आंसर की, ठीक है। 25 क्लोज टेस्ट विद आंसर की, ठीक है, विद आंसर की डालेंगे, जिसे कि आप सेल्फ प्रैक्टिस में करना, और मैं उनके 5-5 की शॉर्ट शॉर्ट वीडियो आपके डाउट्स की लगा के दूंगा आप लोगों को, क्योंकि फिर कल से मैं आपका ग्रामर का नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा, नेक्स्ट टॉपिक, ठीक। आ जाओ जी, चलो फटाफट आप मुझे इसके आंसर बताते चलो, और फिर हम इसकी एक्सप्लेनेशन लेते हुए चलेंगे। देखो सामने से क्वेश्चन। हाँ जी, चले भाई स्टार्ट करें। पहला, इन जुलाई 1937, 19 सॉरी जुलाई 1937 में द जापानीज का मतलब जापान के लोगों ने यूज्ड एन इंसिडेंट, एक घटना का इस्तेमाल किया, टू प्रोवोक अ वॉर। प्रोवोक का मतलब है उकसाना, तो उन्होंने एक वॉर शुरू करने के लिए घटना का इस्तेमाल किया, ठीक है, फुल स्टॉप। उन्होंने क्या किया, चाइना पे क्या कर दिया, उन्होंने इंक्लूड कर दिया। इंक्लूड का मतलब होता है जोड़ना, तो चाइना को जोड़ेंगे नहीं भाई, ठीक है। एक्सटेंड का मतलब होता है इंक्रीज, बढ़ाना, ना चाइना को बढ़ाएंगे। परसुएड का मतलब होता है कन्विंस, ना चाइना को कन्विंस करेंगे। तो चाइना पे उन्होंने क्या किया, उस युद्ध, वॉर, क्यों प्रोवोक किया वॉर को उन्होंने, क्योंकि उन्होंने अटैक किया। तो इन्वेड का मतलब होता है किसी पर भीषण अटैक करना। तो उन्होंने क्या किया, चाइना पे अटैक किया, एंड ऑक्यूपाइड अ मेजर पोर्शन ऑफ इट। देखो मैंने ऑप्शन नहीं देखे, लेकिन मैं फिर भी समझ सकता हूं कि इसमें क्या आएगा, मेजर पोर्शन ऑफ इट, और चाइना का बड़ा हिस्सा जो है वो अपने में जोड़ लिया, ठीक है। देखो, इसे कहते हैं प्रैक्टिस। जब प्रैक्टिस हो जाती है तो आपको समझ में आ जाता है कि आगे होने वाला क्या है। तो मेजर पोर्शन ऑफ इट, इसका बड़ा हिस्सा उन्होंने अपने में जोड़ लिया, ठीक है। चाइनीज एंड जापानीज, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। चाइनीज एंड जापानीज, चाइना के और जापान के, किसने क्लैश किया, क्लैश का मतलब कौन टकराए, इन नॉर्दर्न चाइना में किसकी झड़प हुई, किसका झगड़ा हुआ। कारवां, कारवां होता है ऐसे लोगों का समूह जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। ट्रूप्स होती हैं सेनाएं, मॉब होता है गुस्से वाला क्राउड, और क्राउड तो होता ही है भीड़। तो यार एक बार बताइए, दो देशों की कौन लड़ती हैं, आर्मी लड़ती हैं, तो आर्मी के लिए वर्ड क्या आ जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि ट्रूप्स का मतलब हो जाएगा सेनाएं। तो दोनों दोनों देशों की सेनाओं ने आपस में क्या किया, लड़ाई की, क्लैश किया, ठीक है। थ्रोइंग द एंटायर कंट्री इनटू, और जैसी वो आपस में दोनों सेनाएं लड़ी, तो पूरे देश को किस में डाल दिया उन्होंने, बताइए किस में डाल दिया। अब देखते हैं ऑप्शन के हिसाब से। थ्रोइंग द एंटायर कंट्री इनटू, ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है पीस, पूरे कंट्री को पीस में डाल दिया। नहीं यार, युद्ध से पीस का क्या मतलब है, प्रोग्रेस, युद्ध से कभी प्रोग्रेस नहीं होती, और पीस तो है ही पीस। तो इसका मतलब होता है टर्मोइल, इसका आंसर हो जाएगा। और टर्मोइल का मतलब होता है डिस्टरबेंस। कल मैंने आपको कराया था एक स्पेलिंग एरर में, टर्बुलेंस। तो टर्बुलेंस का मतलब भी डिस्टरबेंस ही होता है। तो पूरे देश को टर्बुलेंस में डाल दिया, यानी कि सब कुछ कमोशन, अस्त व्यस्त हो गया वहां पर, ठीक है, फुल स्टॉप। मिलियंस ऑफ पीपल वर शॉट, बहुत सारे लोगों को क्या कर दिया गया, गोली मार दी गई। वर शॉट, अच्छा,
गोली मार के हत्या करना होता है शॉट टू डेथ। शॉट टू डेथ का मतलब है गोली मारकर हत्या करना, ठीक है। जैसे पीट पीट कर हत्या करना तो क्या बनेगा, बीटन टू डेथ, ठीक है। तो जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए तब तक उसको मारना, बीटन टू डेथ। गोली तब तक मारना जब तक उसकी मृत्यु ना हो, तो शॉट टू डेथ, ठीक है। तो टू प्रपोजिशन का इस्तेमाल होता है इसमें, ठीक। तो पहला क्लोज टेस्ट मेरे हिसाब से आपका क्लियर हो गया होगा, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। मुझे स्कोर बता दो चला फटाफट। विशाल बेटे एक काम करना, मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, मैं तेरा ये जो वो क्या कहते हैं जो तू पूछ रहा है इसका मैं तेरे को जवाब दे दूंगा। मतलब जो ये है ना क्वेश्चन तूने पूछा है, जीएस वाला जो पूछा है, मैं तेरे को बता दूंगा इसका कैसे सॉल्यूशन होगा, ठीक है। चलो भाई, क्लोज टेस्ट नंबर 2। स्पेन और इटली, दो देश हैं स्पेन और इटली, हैव प्रोड्यूस्ड द, इन्होंने पैदा किए हैं क्या, सबसे महान पेंटर्स और मूर्तिकार, ठीक है। तो सबसे महान, आर्टिकल दा लगा है तो सुपरलेटिव डिग्री आएगा। अब सुपरलेटिव में ये तो सुपरलेटिव नहीं है, ये भी सुपरलेटिव नहीं है, डबल कंपैरेटिव एक साथ आ नहीं सकता, तो आंसर हो जाएगा ग्रेटेस्ट। तो इन दोनों देशों ने सबसे महान मूर्तिकार और पेंटर्स को क्या किया है, प्रोड्यूस किया है। बिकॉज, क्यों किया है, क्योंकि अब देखते हैं आगे, बिकॉज इसलिए क्या है, फाइन आर्ट्स अपील मोर टू, क्योंकि इसलिए अब क्या है, दैट दीज दिस वर्ड। तो देखिए यहां पर फाइन आर्ट्स जो लिखा है वो लिखा है प्लूरल, ठीक है। अच्छा ठीक है, फाइन आर्ट्स के साथ आप दिस का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि दिस के साथ आता है सिंगुलर नाउन और दैट के साथ आता है सिंगुलर नाउन, तो ये दोनों तो मेरे भाई आंसर बिल्कुल भी नहीं हो सकते। तो यहां पर फाइन आर्ट्स प्लूरल है तो इसका आंसर हो जाएगा दीज, क्योंकि दीज फाइन आर्ट्स अपील, क्योंकि ये जो फाइन आर्ट्स हैं ये ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं मोर टू द, किसको अट्रैक्ट करती हैं, लेट्स सी, देखते हैं तीसरे वाले में किसको अट्रैक्ट करती हैं, क्रिएशन, एम्बिशन, सिचुएशन या इमेजिनेशन। जो इनकी फाइन आर्ट्स हैं वो क्या करती हैं, ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं, किसको अट्रैक्ट करती हैं, देन टू द इंटेलेक्ट। अब ध्यान से सुनना, इंटेलेक्ट का मतलब होता है रियलिटी या नॉलेज। तो कंपैरिजन होगा तो दो चीजों में होगा, तो इंटेलेक्ट का उल्टा क्या होता है, अगर आपसे कोई इंटेलेक्ट का उल्टा पूछे तो इंटेलेक्ट का उल्टा जो होता है बेटा, तो क्रिएशन तो नहीं होता, क्रिएशन का मतलब बनाना होता है, सिचुएशन का मतलब परिस्थिति होता है, एम्बिशन का मतलब होता है डिजायर, इच्छा, तो ये होगा इमेजिनेशन, ठीक है। और जो पोएट्रीज वगैरह होती हैं या फाइन आर्ट्स वगैरह होती हैं ये इमेजिनेशन पर ही बेस होती हैं, तो ये एक तरीके से इमेजिनेशन को ज्यादा अपील करती हैं ना कि इंटेलेक्ट को, ठीक है। दीज कंट्रीज हैव, इन देशों ने क्या किया है, अब इसके बाद देखते हैं आगे, दीज कंट्रीज हैव प्रिपेयर्ड, प्रोड्यूस्ड, प्रेजेंटेड, परप्लेक्स, परप्लेक्स का मतलब होता है कंफ्यूज्ड, तो कंफ्यूज तो मुझे लग नहीं रहा इसका, इन देशों ने वेरी फ्यू मैन ऑफ साइंस, साइंस के बहुत ही कम लोगों को क्या किया है, इन कंपैरिजन, किसके कंपैरिजन में, आर्टिस्ट और पोएट्स के कंपैरिजन में। तो कंपैरिजन के साथ यहां प्रीपोजिशन मांगेगा पक्का 100% आपसे, ठीक है। तो इन्होंने आर्टिस्ट और पोएट्स बहुत ज्यादा पैदा किए हैं और साइंटिस्ट कम किए हैं, तो सीधा आंसर जाएगा, तो दीज कंट्रीज हैव प्रिपेयर्ड नहीं होगा, प्रोड्यूस्ड होगा, ठीक है। प्रिपेयर्ड का मतलब होता है किसी को क्या करना, किसी को ट्रेनिंग देना, जैसे हमने अब्दुल कलाम को प्रोड्यूस किया था, मतलब क्योंकि वो जन्म भी वही हुआ ना उनका, बचपन से किसी चीज को रेडी किया उनको, तो इसे प्रोड्यूस कहेंगे यहां पर, ठीक है। तो उनके देश ने या उनकी मिट्टी ने जन्म दिया है तो इसे प्रोड्यूस कहेंगे, प्रिपेयर नहीं कहेंगे। तो दीज कंट्रीज हैव प्रोड्यूस वेरी फ्यू मैन ऑफ साइंस, मतलब साइंटिस्ट बहुत कम पैदा किए, इन कंपैरिजन, क्या नहीं चाहिए प्रपोजिशन बताओ, आप अपना प्रपोजिशन का नॉलेज चेक करता हूं मैं यहां पर आपका सीधा, तो इन कंपैरिजन टू, देखा, देख रहे हो विनोद क्या फायदा होता है प्रपोजिशन या ग्रामर का या कॉन्सेप्ट का
क्लियर होने से। ठीक है, अब बताओ दूसरे वाले का स्कोर क्या रहेगा। प्रेजेंटेड नहीं बेटा, प्रेजेंटेड का मतलब तो किसी चीज को सामने लाना होता है। लीजिए भाई, क्लोजेस्ट नंबर मेरे भाइयों और बहनों, तीसरा, अगस्ता नहीं, अगाथा क्रिस्टी। अरे यार ये अंग्रेजों के से नाम बड़े ना अजीब अजीब से देते हैं ये। चलो एसी कह देंगे इसका नाम, अगस्ता क्रिस्टी का नाम हो जाएगा एसी। एसी इज अ वेल नोन राइटर ऑफ मिस्ट्री बुक्स। अच्छा मिस्ट्री बुक्स तो समझते हो, ये ऐसी किताबें लिखते हैं जिनमें इमेजिनेशन भरी हो, रहस्य राज छिपे हों, फुल स्टॉप। द गैप इन ईच ऑफ हर स्टोरीज, उनकी हर स्टोरीज में या उन्होंने जो भी स्टोरीज लिखी हैं बुक्स में, उनका क्या, उनका एंडिंग, उनका स्टाइल, उनका टाइटल, टाइटल का मतलब होता है कैप्शन, मतलब शीर्षक, इन्वॉल्व्स एवरीडे कैरेक्टर। तो उनकी जो स्टोरीज लिखी हैं उनकी, उनकी कहानियों, जो स्टोरीज मतलब कहानियां लिखी हैं उन्होंने, उनका क्या, किसके अंदर रोजाना के कैरेक्टर्स हैं, मतलब डेली रोजमर्रा के कैरेक्टर छिपे हुए हैं, उनके स्टाइल में, उनके प्लॉट में, उनके टाइटल में, उनके एंडिंग में। तो देखिए इसका आंसर, उनका स्टाइल क्या, स्टाइल का मतलब क्या होता है, किसी चीज को हम किस तरीके से करते हैं, तो इसका आंसर होगा उनके प्लॉट में। अब आप कहोगे सर प्लॉट कौन सा प्लॉट होता है, तो मेरे भाई जब आप रहस्य वाली किताबें लिखते हैं तो उसके अंदर मिस्ट्री स्टोरीज ही होती हैं। और मिस्ट्री, जो रहस्य वाली मूवी नहीं देखी, समझो देखो कि क्योंकि आपका दिमाग प्लॉट पे नहीं जाएगा, आपका ज्यादातर का दिमाग जाएगा स्टाइल पे। जो आपने मूवीज देखी होंगी जैसे राज द मिस्ट्री, तो वो पूरी एक मूवी को तैयार करते हैं, उसमें कहानी बनाते हैं, तो एक षड्यंत्र, मतलब एक पूरा एक क्या कहते हैं, जैसे एक नॉर्मल कहानी होती है तो उसे हम स्टोरी भी कह सकते हैं, लेकिन जिसमें राज छिपे हों तो उसे प्लॉट कहते हैं, कि उसने किस तरीके से उस कहानी को बनाया है, जिसमें सीक्रेसी छिपी हो, समझ में आया, गुप्त चीजें, तो उसे प्लॉट कहते हैं। ठीक, तो इसलिए तो द प्लॉट इन ईच ऑफ हर स्टोरी, उनकी हर स्टोरी में जो उन्होंने लिखी है, उनमें से प्रत्येक स्टोरी में जो क्या है, प्लॉट है, मतलब समझ में आ गया प्लॉट का यहां पर क्या मतलब निकल के आ रहा है। इन्वॉल्व्स एवरीडे कैरेक्टर, उसमें रोजाना रोजमर्रे वाले यानी कि रोजाना के कैरेक्टर्स होते हैं। वी कैन रिलेट टू, जिनको हम रिलेट कर सकें, किसको, कैरेक्टर्स को। अब कैरेक्टर्स क्या है यहां पर, पर्सन है, पर्सन के लिए दैट, नहीं एक सेकेंड, पर्सन के लिए आप हु और हुम तो है ही नहीं, और यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन भी चाहिए क्योंकि इससे इसको रिलेट कर रहा है, तो फिर दीज और दोज तो आएंगे नहीं, और हुज आता है अधिकार के लिए, तो ये दैट आ जाएगा, क्योंकि दैट ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन होता है जो लिविंग के लिए भी आ जाता है, नॉन लिविंग के लिए। और इसने चालाकी पता क्या की, हु और हुम इसमें दिए ही नहीं। ठीक है, तो जब हु हुम नहीं है तो सीधा दैट आ जाएगा। ठीक, आगे, वी कैन रिलेट टू, जिनको हम रिलेट कर सकते हैं। दिस मेक्स हर स्टोरीज, ये अब क्योंकि वो रोजाना के, यानी कि जैसे पता है क्या है, एक अभी वेब सीरीज आई थी जिसका नाम क्या था, पंचायत, पंचायत ही थी ना। पंचायत को हम रिलेट अपने से क्यों कर पाते हैं, क्योंकि यार उसमें लगता है तो यार साल कैरेक्टर हमारे जैसे ही हैं जैसे हमें, समझिए ना बात को, तो ऐसी स्टोरीज वो लिखते हैं तो उन्हें हम खुद से रिलेट कर सकते हैं। ठीक, दिस मेक्स हर स्टोरीज मोर, और इससे उनकी स्टोरी जो है वो क्या होती है, मोर सरकास्टिक, रियलिस्टिक, आर्टिस्टिक या एक्सोटिक। तो यार जब हमारे जैसे लोग उसमें जोड़ेंगे तो रियलिस्टिक होगी ना, रियल लगेगा बिल्कुल, बिकॉज वॉट एवर शी राइट्स, क्योंकि जो कुछ भी वो लिखती है अबाउट, जिस चीज के बारे में वो लिखती हैं, कैन हैपन विद एनी ऑफ अस, जो कुछ भी वो लिखती हैं वो हमारे, हम में से किसी के साथ भी हो सकता है। कैन हैपन टू, सॉरी विद बोलो, कैन हैपन टू एनी ऑफ अस, तो हैपन टू समवन का मतलब है किसी के साथ होना, तो जो कुछ भी वो लिखती है वो हम में से किसी के साथ भी हो सकता है। वॉट मेक्स हर स्टोरीज मोर इंटरेस्टिंग, और उनकी स्टोरीज को ज्यादा इंटरेस्टिंग क्या बनाता है, इज द ट्विस्ट एट द एंड। ठीक है, तो उनकी स्टोरी को जो सबसे ज्यादा वो बनाता है इंटरेस्टिंग, वो क्या है, उनका ट्विस्ट, लास्ट में ट्विस्ट जो मिलता है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, आप कहेंगे सर ये बताओ वॉज क्यों नहीं आया, क्योंकि घटना तो पास की घटना नहीं है भैया, वो किताब में है कि स्टोरीज है, और किताब में जो स्टोरी लिखी हुई है वो कल भी सही थी, वो आज भी उपस्थित है वहीं पर, तो उन्हें प्रेजेंट में ही लिखा जाता है,
पास्ट में नहीं लिखा जाएगा, इसलिए इसका आंसर होगा 4। ठीक है, बढ़िया था गुरु ये क्लोज टेस्ट। तेंजिंग एंड हिलेरी, ये तो पता है जो पहाड़ पे चढ़े थे वो माउंट एवरेस्ट पे। सर वो कैब याद नहीं है तो क्लोज टेस्ट कैसे करें? ये तो देखो बहाना है, वो कैब भी याद करने पड़ेंगे क्योंकि पेपर में वो कैब भी याद नहीं और क्लोज टेस्ट भी करने पड़ेंगे। मनीषा आ जाएगा बेटा, डोंट वरी, डालते हैं उसको भी। टेंजिंग और एडमन हिलेरी जो थे वो दो लोग थे और इन्होंने हैव डन इट, मतलब पहाड़ पे चढ़े वो। माउंट एवरेस्ट हैज बीन कंकर्ड, और माउंट एवरेस्ट को इन्होंने क्या कर दिया, कंकर कर दिया, मतलब उसको हरा दिया। माउंट एवरेस्ट को हराने का मतलब है वो चढ़ गए पहाड़ पे। दिस न्यूज इवोक्ड, ये जो न्यूज है इसने कैसी रिएक्शन दी बताओ? जब सबको पता चला होगा कि इन दोनों लोगों ने माउंट एवरेस्ट चढ़ गए हैं, ये माउंट एवरेस्ट को ही हरा दिया है, तो कैसी रिएक्शन आई होंगी लोगों के मन में बताइए। इंट्रूडिंग, इंट्रूडिंग का मतलब होता है घुसपैठ करना, घुसपैठ करना। क्या घुसपैठ करने वाली आई होंगी रिएक्शन? नहीं। इंटीमेट का मतलब होता है क्लोज, किसी से के साथ या तो सेक्स करना, सेक्सुअल रिलेशन करना, ये तो इंटीमेसी होता है, या किसी से नजदीकी बनाना, क्लोजनेस। ठीक है, तो कैसी इंटरेस्टिंग, भाई लोगों ने अलग अलग बोला होगा ना, किसी ने कुछ बोला होगा, किसी ने कुछ बोला होगा, तो इससे, इस न्यूज से कैसी रिएक्शन आई होंगी? इंटरेस्टिंग रिएक्शंस आई होंगी। ठीक है, समहाउ देयर वाज अ सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। अच्छा, कुछ लोगों के चेहरे पे तो निराशा थी, अब क्यों थी वो देखेंगे। देयर वॉज अ सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट ऑन द फैक्ट, ऑफ द फैक्ट, एट द फैक्ट। तो एट द फैक्ट मतलब इस तथ्य पर, जब ये पता चला कि वो लोग वहां चढ़ गए हैं, तो इससे क्या हुआ, निराशा आ गई। दैट द ग्रेट माउंटेन, कि यार ये जो इतना बड़ा पहाड़ है, हैड बीन, कि इस पहाड़ को क्या कर दिया गया है, इन्वेड होता है अटैक, तो अटैक तो नहीं किया गया, चैलेंज नहीं किया गया, ऑक्यूपाई नहीं किया गया, कंकर्ड। और ये तो ऊपर दिया ही है कि यार इसको लोगों ने कम से कम कुछ तो छोड़ देते, पहाड़ को भी जीत लिया, मतलब पहाड़ को भी हरा दिया। ठीक है, नेक्स्ट, इट वुड हैव बीन नाइस टू द एवरेस्ट एज पार्ट ऑफ द अर्थ। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि यार ये अच्छा होता, इट वुड हैव बीन नाइस, ये अच्छा होता अगर, तो इट वुड हैव बीन नाइस टू। अब देखो टू यहां पर जब आ गया, तो एक बात हम आपको कंफर्म कर दें, टू के बाद कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं आती, तो टू लेफ्ट नहीं हो सकता। ठीक है, टू बी लीविंग नहीं होगा, और टू के बाद हैड नहीं आता, तो ये बनेगा परफेक्ट इन्फिनेटिव। एक तो होता है टू प्लस V1 जिसे आप इन्फिनेटिव कहते हो, एक होता है परफेक्ट इन्फिनेटिव, टू प्लस हैव प्लस V3, तो टू हैव लेफ्ट। अगर इसको छोड़ दिया जाता है, कम से कम इस पहाड़ को छोड़ दिया जाता तो ज्यादा अच्छा होता। तो इट वुड हैव बीन नाइस टू हैव लेफ्ट द एवरेस्ट एज एन, कैसा पार्ट, कैसा पार्ट, अनवेल्ड, अनयूजुअल, अनअसाइलेबल या अनरूली। अनरूली का मतलब होता है नॉइजी, शरारती, तो अर्थ का नॉइजी शरारती पार्ट तो है नहीं। ठीक है, अनयूजुअल का मतलब है स्ट्रेंज, ये भी नहीं होगा। तो माउंट एवरेस्ट को अब दो में से ढूंढना, अनवेल या अनअसाइलेबल। अब इसके लिए वो कैब पता होना जरूरी है, अनवेल और अनअसाइलेबल। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए। देखिए, अनवेल, वेल मतलब होता है ढकना, और अनवेल का मतलब होता है डिस्क्लोज, उजागर करना। तो इसको डिस्क्लोज यानी कि इसको रिवील करने वाला पार्ट नहीं, तो ये भी गलत है इसका आंसर। तो अनअसाइलेबल, देखिए अनअसाइलेबल का मतलब होता है अनअटैक्ड, मतलब जिस पर कभी आक्रमण ना किया गया हो या जिसको कभी हराया ना गया हो। कि यार कुछ तो ऐसा छोड़ देते जिसको हराया ना गया हो, कम से कम ऐसा ये तो कह सकते लोग कि नहीं, माउंट एवरेस्ट ऐसी चीज है जिस पे पूरी पृथ्वी का ऐसा हिस्सा है जिस जहां तक इंसान नहीं पहुंच पाया, यहां भी पहुंच गए यार तुम लोग। तो ये रिएक्शंस थी वहां पर, तो इसलिए अनअसाइलेबल इसका आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, क्या कह रहे, दोज क्यों नहीं आ सकता बेटा? इसलिए नहीं आएगा दोज, इसमें इसकी बात कर रहे हैं ना, दोज ये वाले की, इसकी बात कर रहा है दोज, ये रहा, इसकी बात कर रहा है बेटा। दोज इसलिए नहीं आएगा यहां पर क्योंकि देख ये रहा दूसरा, दोज इसलिए नहीं आएगा क्योंकि, अब तो ये बताओ, दोज के बाद प्लूरल नाउन आना चाहिए ना, यहां तो प्लूरल नाउन है ही नहीं।
दीज और दोज के बाद प्लूरल नाउन आना चाहिए, और दीज और दोज कभी भी दो क्लॉज को नहीं जोड़ते, जोड़ने का काम रिलेटिव प्रोनाउन करता है, और इसमें हमें रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि जिन कैरेक्टर्स को हम रिलेट कर सकें, तो इसको इससे जोड़ने का काम करना है, ठीक है, इसलिए। चलिए जी, नेक्स्ट पे आ जाइए, क्लोजेस्ट नंबर 5। इन वन ऑफ द मोस्ट हाई प्रोफाइल लोकेलिटीज इन द कैपिटल, राजधानी के अंदर जितनी भी हाई फाई लोकेलिटीज बनी है, उनमें से क्या हंड्रेड्स ऑफ, हजारों कौन, बच्चे, महिलाएं, लोग, पीपल या मैन, वॉक अक्रॉस एन अनमेन्ड रेलवे ट्रैक। अनमेन्ड रेलवे ट्रैक का मतलब समझते हो? अनमेन्ड रेलवे ट्रैक का क्या मतलब है? तो सौयों बच्चे जो हैं उस रेलवे ट्रैक को क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं, ठीक है। अनमेन्ड रेलवे ट्रैक का मतलब है जहां से कोई ना गुजरता हो, ठीक है। तो वहां से वो अच्छा, मैं बच्चे ही क्यों कह रहा हूं, आपको कैसे पता चला कि इसमें बच्चे ही आएगा? उसका रीजन बताता हूं। क्योंकि इसने यहां पर क्या दिया हुआ है? स्कूल दिया हुआ है। अब तुम मुझे ये बता दो कि स्कूल कौन जाते हैं, मैन, विमेन या चिल्ड्रन? बताओ। बताओ बताओ बताओ। अनमैन्ड का मतलब होता है जिसको ऑपरेट करने के लिए किसी इंसान की जरूरत ना हो, ऑटोमेटिक, ठीक है, ऑटोमेटिक रेलवे ट्रैक, ठीक है। तो हंड्रेड्स ऑफ कौन? चिल्ड्रन, सौयों बच्चे वॉक करते हैं इस रेलवे ट्रैक को क्रॉस करने के लिए, ठीक है, रोजाना, क्योंकि वो स्कूल जाते हैं। तो रोजाना के लिए समडे नहीं होगा, क्या होगा? एवरीडे, टू गेट टू स्कूल, स्कूल जाने के लिए। लक्ष्मण, अब यहां पर दे दिया गैप, तो आगे देखो, लक्ष्मण हैड मेड हिज वे डाउन द रॉकी स्टेप्स। मेक्स में, मैं मेक्स पे जाऊंगा, क्यों जाऊंगा? क्योंकि ये काम वो रोजाना करता है, ठीक है। तो लक्ष्मण मेक्स हिज वे डाउन द रॉकी स्टेप्स, तो जो चट्टाने हैं उनसे होके गुजरता है रोजाना, ठीक है। मेक्स हिज वे डाउन द रॉकी स्टेप्स, ठीक है जी। होम, व्हाट, हु, विच, जो चट्टाने लीड करती हैं रेलवे ट्रैक तक, तो चट्टानों के लिए, नॉन लिविंग के लिए आंसर क्या आ जाएगा? विच, क्योंकि रॉकी स्टेप्स ही तो जाती हैं वहां तक, तो इसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन आ जाएगा, क्या आ जाएगा? विच, इसका आंसर हो जाएगा। तो वो रॉकी स्टेप्स पर जाता है वो जो उसको लीड करती है रेलवे ट्रैक तक, यानी कि रेलवे ट्रैक तक पहुंचने के लिए उसे पहले चट्टानों से गुजरना पड़ता है, तो उन चट्टानों के लिए आपने विच लगा दिया यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट, ही गैप इन द अफर्मेटिव, तो ही सेक्स मतलब हिलाना, सैल्यूट, सैल्यूट का मतलब आपको पता ही है, विंक मतलब पलके झपकाना, और नोड का मतलब होता है गर्दन हिला के सहमति देना या परमिशन। तो कह रहा है इन द अफर्मेटिव। जब उससे पूछा गया इफ द ट्रैक स्केयर्स हिम, क्या इस ट्रैक उसको डराता है, तो उसने नोड किया, मतलब हां, ऐसे कहा, यस आई हैव फॉलन डाउन दीज स्टेप्स, मैं इनसे कई बार गिर चुका हूं, सो मेनी टाइम्स ड्यूरिंग द मॉनसून के समय पर। तो जब उसने कहा कि हां मैं गिर चुका हूं, तो सीधा सा बात है, मतलब है कि वो गर्दन हिला के बोलेगा कि यस। तो जब आप गर्दन हिला के किसी चीज को यस बोलते हैं या परमिशन देते हैं कि हाँ आप जो बोल रहे हो वो सही है, तो उसे नोडिंग कहते हैं, नोड करना, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ क्यों, और आपको क्या पता, आपको सर आपको कैसे पता चला कि उसने हाँ है इसका? क्योंकि मैंने अगला सेंटेंस पढ़ा ना, तो आगे भी पढ़ लेना होता है। उसने कहा ना मैं गिर चुका हूं, इसका मतलब तो वो कह रहा है कि हाँ, जब मैं गिर चुका हूं तो इसका मतलब उसने परमिशन दी कि हाँ आप सही कह रहे हैं कि ये डराता है हमें ये, तो इसलिए उसने नोट किया कि हाँ जो आप कह रहे हैं वो सही है, क्योंकि मैं कई बार इससे गिर चुका हूं, ठीक है। तो ये था, बट देर इज नो अदर वे टू वॉक टू स्कूल ही सेज, और वो कहता है कि लेकिन कोई दूसरा रास्ता नहीं है। चलिए जी, योगा के बारे में है अगला क्लोज टेस्ट।
सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट की जो होमवर्क वाली क्वेश्चन शीट थी वो कहाँ मिलेंगी, कहाँ मिलेंगी भाई? अच्छा, नोट्स वाले सेक्शन में। हम्म? मैंने सारी सॉल्व करा दी थी। हम्म। हम्म। नोट्स वाले सेक्शन में जाना, वहां पर मिल जाएंगी दोनों, मतलब आपको प्रिंटेबल भी और वैसी भी। चलिए जी, योगा इज अ पर्सनल जर्नी। योगा जो है वो एक क्या है? पर्सनल जर्नी है। ठीक है मेरे भाई, फॉर एवरीवन, हर किसी के लिए, क्योंकि इंसान इसे पर्सनली खुद के लिए करता है, तो ये पर्सनल जर्नी है फॉर एवरीवन। एज नाउ मोस्ट पीपल आर टर्निंग टू इट, क्योंकि ज्यादातर लोग योगा ही कर रहे हैं, नॉट फॉर फिटनेस, और इसलिए नहीं कर रहे हैं कि फिटनेस की वजह से कर रहे हैं, ठीक है, रादर अपार्ट चेंज अलोन। तो कह रहा है कि नॉट फॉर फिटनेस अलोन, केवल फिटनेस के लिए नहीं कर रहे हैं, तो केवल के लिए आ जाएगा अलोन, नॉट फॉर फिटनेस अलोन, केवल फिटनेस के लिए नहीं कर रहे हैं, बट फॉर, हाँ, नॉट फॉर बट फॉर द यूनियन ऑफ बोथ, ठीक है जी, बॉडी एंड सोल। तो इसमें केवल फिटनेस ही अच्छी नहीं होती, आपका माइंड भी अच्छा होता है, बॉडी एंड सोल। योगा इज एन एंशियंट प्रैक्टिस, योगा जो है एक बहुत ही प्राचीन प्रथा है, दैट सेटल्ड केम ओरिजिनेटेड इन्वॉल्व इन इंडिया, जिसका जन्म हुआ था, और जन्म होने के लिए ओरिजिनेट वर्ड का इस्तेमाल होता है, जिसका जन्म इंडिया में हुआ था। इट इन्वॉल्व्स, अब आप यहां पर इन्वॉल्व मत कर देना कभी, यहां इन्वॉल्व यहां लिखा है तो यहां भी लगा दो। इन्वॉल्व का मतलब होता है इसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं, जन्म हुआ था उसका, लेकिन उसमें कौन कौन सी चीजें हैं, तो इसमें मूवमेंट आता है, मेडिटेशन आता है, एंड ब्रीदिंग आता है, और सांस लेना, ठीक है, एंड ब्रीदिंग सेंस टेक्निक्स फेजेस परस्यूड। तो ब्रीदिंग टेक्निक्स, मूवमेंट टेक्निक्स, मेडिटेशन टेक्निक्स, और कौन सी टेक्निक्स? ब्रीदिंग टेक्निक्स। ये सांस ले, ये सारी प्रक्रियाएं हैं टू प्रमोट मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग, इंसान का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बनाने के लिए। देयर आर मेनी स्टाइल्स ऑफ योगा, योगा के बहुत सारे स्टाइल हैं। अ पर्सन शुड, एक व्यक्ति को, अ स्टाइल बेस्ड ऑन देयर गोल्स, एक व्यक्ति को ऐसा स्टाइल चूज करना चाहिए जो उसके लक्ष्य पर आधारित हो, गोल्स पर आधारित हो। तो अ पर्सन शुड चूज, देखा, देख रहे हो विनोद कैसे पहले बिना ऑप्शन के ही पता चल जाता है, क्योंकि सेंटेंस यही बता रहा है ना कि एक पर्सन को वैसा स्टाइल चुनना चाहिए जो कि उसके फिटनेस लेवल और उसके गोल पर आधारित हो, ठीक है। इफ योगा एंड pranayama are complemented with each other forms of spiritual practice to purify the mental body and other bodies, then a person can achieve rapid spiritual progress इन हिज लाइफ टाइम। मतलब वो कह रहा है कि अगर योगा प्राणायाम से उसकी बॉडी अच्छी होती है तो उसकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी होती है, धार्मिक चीजें, उसका माइंड भी सही होता है। दस अ पर्सन कैन मेक प्रोग्रेस टू अचीव द पर्पज ऑफ लाइफ विच इज टू कंप्लीट प्रोग्रेस मर्ज मार्क विद गॉड। तो मतलब उसको एक तरीके से मुक्ति मिल, या मुक्ति कह रहा हूं, उसको एकदम तरीके से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो 10 इस प्रकार एक व्यक्ति कैन मेक प्रोग्रेस टू अचीव द पर्पज ऑफ लाइफ, वो जिंदगी का पर्पज अचीव कर सकता है, विच इज टू, जो पर्पज है, टू कंप्लीट विद गॉड, टू प्रोग्रेस विद गॉड, या टू मर्ज विद गॉड, या टू मार, तो भैया टू मर्ज विद गॉड, तो मतलब भगवान के साथ वो जुड़ जाएगा, ये है, ठीक है। भगवान को पूरा नहीं करेगा, जुड़ जाएगा भगवान के साथ, ठीक है भाई। अब आ जाओ 7 वाले पे। एलोन, हाँ, नोट के सेक्शन में क्वेश्चंस हैं, आंसर नहीं है, तो आंसर तो वीडियो वाले सेक्शन में होंगे ना। हाँ, प्रैक्टिस सेशन में जाओगे तो वहां वीडियोस होंगी, ठीक है। देयर वॉज वंस अ यंग मैन, एक बार एक नौजवान आदमी था, हु विश्ड टू हिज हार्ट्स डिजायर, जिसकी इच्छा थी कि वो जो उसके दिल में है उसे क्या करे, अप्रिशिएट करे नहीं, वैल्यू करे नहीं, अचीव करे, क्योंकि जो आपके दिल में हो आप उसे पाना चाहते हो, ठीक है, क्या करना चाहते हो, हासिल करना चाहते हो। एंड वाइल दैट इज एज बिगिनिंग्स
go there was much about this young man and what happened to him that was unusual. तो एंड वाइल दैट, और उसी दौरान, एज बिगिनिंग्स गो, जैसी शुरुआत हुई, देयर वॉज मच अबाउट दिस यंग मैन, बहुत सारी ऐसी चीज थी इस नौजवान आदमी के बारे में, एंड वॉट हैपन टू हिम वॉज अनयूजुअल, कि वो जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो बहुत ही अजीब सा था. ठीक है. डेस्पाइट, इवन दो, ऑल दो या इंस्पाइट. इंस्पाइट के पीछे तो पहले ऑफ नहीं है तो इसको हटा दो. ठीक है. तो क्या बनेगा इसमें, आंसर क्या हो जाएगा. अब देखो एक चीज और देखो, डेस्पाइट में क्यों नहीं लगाऊंगा, क्योंकि यहां पर दिया इवन ही नेवर हर्ड, यानी कि ये हो गया आपका एक क्लॉज, और जब आगे आपको क्लॉज दिया हो तो यहां पर कंजक्शन ही आएगा. तो ये तो प्रपोजिशन है, ये नहीं आएगी. इसके पीछे ऑफ लगता है, ये वैसे भी नहीं आएगा. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल्दो. ऑल्दो इवन ही नेवर. देखो ऑल्दो के साथ आप इवन लगा सकते हो, इवन दो के साथ आप इवन नहीं लगा सकते हो. ठीक है. तो ऑल्दो ही नेवर न्यू द होल ऑफ इट, भले ही उसको ये सारा कुछ नहीं पता था, फिर भी उसके साथ बहुत कुछ अजीब घटित हुआ. द टेल स्टार्टेड, और जो कहानी है, जो स्टोरी है, वो शुरू हुई. कैसे शुरू हुई, तो देखते हैं आगे कहानी क्या थी. द टाउन ऑफ वॉल स्टैंड्स टुडे एज इट हैज एस्टेब्लिश्ड, स्टूड, इरेक्टेड, एडिफाइड फॉर 600 ईयर्स. तो कह रहा है कि जो टाउन ऑफ वॉल है वो आज भी ऐसा खड़ा है जैसा कि ये 600 सालों से खड़ा किया गया हो. तो जब आप किसी टाउन ऑफ वॉल, यानी कि जब आप किसी इमारत को खड़ा करते हैं, तो उसे खड़ा करने के लिए क्या करते हैं, एस्टेब्लिश नहीं कहते, एस्टेब्लिश तो बिजनेस किया जाता है, तो इरेक्ट करते हैं. स्टेचू को, किसी इमारत को क्या किया जाता है, इरेक्ट किया जाता है. ठीक है. ओहो, एक थोड़ी सी मिस्टेक इसमें. क्या उसने कहा था, टाउन ऑफ वॉल स्टैंड्स टुडे, क्योंकि इसने यहां पर ऑलरेडी दे दिया ना कि ये आज वैसा खड़ा है जैसा कि 600 सालों से खड़ा है. इसका मतलब उसने यहां पर कंपैरिजन किया है कि आज वैसा है जैसा है. हालांकि बनाने के लिए इरेक्ट करते हैं, लेकिन वो उसके लिए बोला है कि भाई जैसा अब पोजीशन है वैसी 600 सालों से है. तो यहां पर आ जाएगा हैज के बाद सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, हैज स्टूड फॉर 600 ईयर. तो ये वैसे ही खड़ा है जैसा 600 सालों से खड़ा है. ठीक है. ऑन अ हाई, क्या, ऑन अ हाई, फरो, ट्रेंच, जुट या लाइन. तो ये स्टेचू किसके ऊपर खड़ी होती है बताइए. तो जो स्टेचू होती है ना मेरे भाई, उस प्लेटफॉर्म को कहते हैं जट, JUT, जट. ये वोकैबुलरी से होता था सीधा सीधा. और किससे वो बना था, वो ग्रेनाइट के स्लैब से. ठीक है. अमिस्ट स्मॉल फॉरेस्ट वुडलैंड के अंदर. ठीक है. देयर इज अ रोड फ्रॉम वॉल, और उस दीवार से रोड जाती है. अ वाइंडिंग ट्रैक, एक घुमावदार रास्ता. राइजिंग शार्पली, जो एकदम से ऊपर को बढ़ जाता है. फ्रॉम द फॉरेस्ट, जंगल से. वेयर इट इज, जहां पर ये क्या है, सीक्वेंस, लाइंड, क्यूड या फर्निश्ड विद रॉक्स एंड स्मॉल स्टोन. जहां पर ये जो है क्या कहते हैं, जो फॉरेस्ट है आपका, ये किससे घिरा हुआ है, सीक्वेंस, लाइन, क्यूड. क्यूड का मतलब होता है इंसानों की लाइन. ठीक है. तो इसका मतलब है यहां पर ये चट्टानों से और छोटे छोटे पत्थरों से घिरा हुआ है. ठीक है. तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि वेयर इट इज लाइंड विद, मतलब एक के बाद एक इसमें ये जुड़े हुए हैं, तो ये हो जाएगा लाइन. आप कहोगे सर क्यू क्यों नहीं लगाया, तो क्योंकि तो बेटा क्यू तो इंसानों की लाइन होती है ना, जिसमें एक के बाद एक लोग खड़े होते हैं. और यहां लाइन का मतलब है कि एक के बाद एक जो है विद रॉक एंड स्मॉल स्टोन, जहां पर एक के बाद एक बहुत सारी चट्टाने हैं और छोटे छोटे पत्थर हैं. ठीक है. चलिए जी. 8, लिविंग ऑर्गेनिज्म देयर ओन काइंड थ्रो अ प्रोसेस कॉल्ड रिप्रोडक्शन. हाँ जी, बताइए इसका क्या बनेगा. देखिए, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो जीव जंतु है, जैसे इंसान भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में आता है, वो डिजाइन करता है. कंस्ट्रक्ट का मतलब तो होता है किसी बिल्डिंग को बनाना. तो यह बिल्डिंग नहीं, इंसान को बनाने के लिए क्या करेंगे, क्रिएट देयर ओन काइंड थ्रो अ प्रोसेस कॉल्ड रिप्रोडक्शन. मतलब इंसान जो है खुद के जैसा इंसान पैदा करता है रिप्रोडक्शन के माध्यम से. तो वो अपने ही प्रकार की एक चीज को बनाता है, तो उसे हम कहेंगे क्रिएट. फैलाता नहीं है, बनाता है. ठीक है. तो देयर ओन काइंड थ्रो अ प्रोसेस, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन. मतलब इंसान पैदा करता है किसके माध्यम से, रिप्रोडक्शन के माध्यम से. प्लांट्स ऑल्सो इंक्रीज अ नंबर
और प्लांट्स भी इस संख्या को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, वो भी रिप्रोडक्शन के माध्यम से, ठीक है, इस चीज को आगे बढ़ाते हैं। डिफरेंट प्लांट्स रिप्रोड्यूस इन डिफरेंट वे, अलग अलग प्लांट जो है अलग अलग तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। रिप्रोड्यूस तो आपको पता ही होगा। मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स, ज्यादातर जो प्लांट्स हैं जिनमें से फूल आते हैं, प्रोड्यूस सीड्स, वो बीज पैदा करते हैं। प्लांट्स प्रोड्यूस मैनी सीड, प्लांट बहुत सारे बीज पैदा करते हैं। फ्यू ऑफ दीज सीड्स, और इनमें से कुछ बीज जो होते हैं वो प्रिवेल, एग्जिस्ट, सर्वाइव या बियर एंड जर्मिनेट, वो क्या करते हैं, वो बच जाते हैं। और बच जाना, जब कोई चीज बच के बाहर निकलती है तो उसे कहते हैं सर्वाइव, ठीक है। तो सर्वाइव कर जाते हैं एंड और जर्मिनेट इनटू न्यू प्लांट्स, और नए पौधों में निकलकर बाहर आ जाते हैं। व्हेन अ सीड गेट्स द, जब एक बीज को क्या मिल जाता है, हेल्पफुल, इक्वल, राइट या वैलिड। तो व्हेन अ सीड गेट्स द अमाउंट ऑफ एयर, तो हेल्पफुल अमाउंट, इक्वल अमाउंट और राइट अमाउंट या वैलिड अमाउंट। देखिए आप एक बात का ध्यान रखिए, वैलिड होता है लीगल, तो लीगल यार, लीगल तो कोर्ट कचहरी इनमें होता है ना, इंसानों के लिए होता है। तो एक राइट का मतलब है उचित, यानी कि प्रॉपर। तो जब एक बीज को प्रॉपर एयर, वाटर, सॉइल मिल जाता है, सनलाइट मिल जाता है, तो इट ग्रोज इनटू अ प्लांट, ये एक पौधे में ग्रो हो जाता है। फ्रूट्स हैव सीड्स, और फलों के अंदर क्या होते हैं, बीज होते हैं। कहां होते हैं, इनसाइड देम, बीज तो उनके अंदर होते हैं ना, फ्रूट के अंदर, ठीक है, इनसाइड देम। व्हेन अ फ्रूट अप सोक्स अप, ड्राइज अप, वाइप्स अप या डिहाइड्रेट्स अप द सीड इनसाइड, इट कैन बी यूज टू ग्रो न्यू प्लांट्स ऑफ द, हाँ, जब ये फल जो है वो क्या हो जाएगा, सोक्स, सोक्स का मतलब होता है किसी चीज को सोखना अपने में, गलत। वाइप्स का मतलब होता है किसी चीज को हटाना, ये भी गलत, ठीक है। तो ड्राइज और डिहाइड्रेट, इन दोनों का क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब है बेटा, देखो ये तो डिहाइड्रेट तो बॉडी से होता है, इंसान की बॉडी से जब पानी निकलता है तो उसे डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो ड्राइज का मतलब है जब एक फल सूख जाता है, ठीक है, फिर उसके अंदर से क्या होता है, बीज निकलते हैं, ठीक है, और वही जो है फिर वो पौधे में चेंज जाते हैं। ठीक, क्लियर हो गई बात। अब आ जाओ 9 पे। वाइल आई वॉज सिटिंग देयर, जब मैं वहां बैठा हुआ था, स्मिर्किंग, सल्किंग, ग्रीनिंग और क्लैपिंग ओवर माई फेलियर टू कीप फ्रॉम हैविंग टू स्पेंड। तो जब, अब ये तो वोकैब के लिए आ जाएगा, फिर से आपका क्वेश्चन जो है वोकैब के लिए आ जाएगा, ठीक है जी। तो वाइल आई वॉज सिटिंग देयर, जब मैं वहां बैठा हुआ था और अपने फेलियर के ऊपर मैं सोच रहा था, क्या कर रहा था, सोच रहा था। तो इसके लिए आपको क्या क्या वर्ड बनाना पड़ेगा, इसके लिए वर्ड बनाना पड़ेगा आपको सल्क। देखो सल्क का मतलब होता है, सल्किंग करने का मतलब होता है थिंक, यानी कि सोच विचार करना। कैसे करना, थिंक ओवर समथिंग, किसी चीज के बारे में सोच विचार करना, लेकिन इन अ बैड टेम्पर वे, यानी कि चिड़चिड़े होकर, तो इसे कहते हैं सल्क करना। तो थिंक ओवर समथिंग इन अ बैड मूड, खराब मूड में, निराश होकर। तो निराश होकर जब आप किसी चीज पर सोचते हैं तो उसे कहते हैं सल्क करना, ठीक है जी। तो व्हेन आई वाज सिटिंग, जब मैं बैठा हुआ था वहां पर और सोच रहा था अब मेरे फेलियर के बारे में, टू कीप फ्रॉम हैविंग टू स्पेंड व्हाट ग्लिस्टरिंग समर मंथ्स ऑन द फ्रीकिंग कॉट ऑफ अजर ग्रैंडमेर स्टार्टेड। अच्छा ये कोई इवेंट का नाम है आई थिंक, शायद अभी चेक करेंगे इसको, ठीक है। फ्रॉम हैविंग टू स्पेंड आवर्स मी माई ग्लिस्टरिंग समर। अच्छा तो मैं अपना जो समर है उसको स्पेंड नहीं कर पाया, समर के महीनों को स्पेंड नहीं कर पाया ऑन द फ्रीकिंग कॉट ऑफ अजर। ग्रैंड मेयर स्टार्टेड, ग्रैंड मेयर स्टार्ट हुआ, डिस्कंसर्टिंग, बैकनिंग, अपसेटिंग या डिसमिसिंग। तो ग्रैंड मेयर स्टार्टिंग, ग्रैंड मेयर ने क्या स्टार्ट कर दिया, डिस्कंसर्टिंग, बैकनिंग, अपसेटिंग और डिसमिसिंग मी फ्रॉम द फोन। ओके, डिस्कंसर्टिंग, बैकनिंग, बैकन का मतलब होता है सपोर्ट, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि ग्रैंड मेयर ने स्टार्ट किया मुझे फ्रॉम द फोन, यानी कि फोन से क्या करना स्टार्ट किया, सपोर्ट करना स्टार्ट किया,
ठीक है, अभी ग्रैंड मेयर नाम होगा किसी का, तो उसने मुझे सपोर्ट करना स्टार्ट किया फोन पे। शी कैप्ट हर फिंगर्स ऑन द फोन टू कैच माई अटेंशन। ओके, शी कैप्ट पाइकिंग, स्नैपिंग, पेयरिंग और टैपिंग। तो देखिए, जब आप फोन पे अपने फिंगर्स को ऐसे यूं यूज करते रहते हैं तो उसे कहते हैं टैप करना। तो शी कैप्ट टैपिंग मी, सॉरी, शी कैप्ट टैपिंग हर फिंगर्स ऑन द फोन। वो फोन पर अपनी उंगलियों को टैप करती रही, टू कैच माई अटेंशन, ठीक है, मेरी अटेंशन पाने के लिए। आई जस्ट सेट देयर, मैं वहां बैठा रहा, ब्लिंकिंग एट हर अंटिल, मैं उसको देखता रहा जब तक, फाइनली शी पुट हर हैंड ओवर द रिसीवर, जब तक उसने रिसीवर पर अपना हाथ नहीं रख दिया। एंड और एंड कमेंडेड, चीयर्ड, लाउडेड और हिस्ड, क्या बनेगा? एंड हिस्ड। अब मैं यहां पे हिस क्यों बोलूंगा? हिस क्या होता है? हिस होता है चुपचाप कानाफूसी, मतलब बहुत छोटी सी आवाज में। सो दैट नो बडी लिसन, जिससे कि कोई भी ना सुने। तो ब्रैकेट में उसने इसीलिए लिखा है कि एंड हिस्ड, और उसने बहुत ही दबदबी आवाज में बोला। क्यों? हिस का मतलब यही होता है, बहुत दबदबी आवाज में बोलना। और किस लिए? ताकि कोई ना सुने। एमिलिया, इन माई बेडरूम देर इज समथिंग फॉर यू। और बोला क्या था उसने चुपचाप? कि एमिलिया, मेरे बिस्तर में कुछ तुम्हारे लिए वहां पर रखा है, ये उसने बोला। लेकिन कैसे बोला? हिस करते हुए बोला, यानी कि जिससे कोई और ना सुन ले, चुपचाप से बोला उसने। ये सबसे खतरनाक क्लोज था अभी तक का। लेकिन ये क्यों था खतरनाक? क्योंकि इसमें वोकैब खतरनाक थी। अगर वोकैब याद होती तो ये भी आसान है। तो मतलब इससे टफ तो कुछ नहीं आ सकता, और ये भी आसान है अगर आपके वोकैब क्लियर है। ठीक है, तो धीरे धीरे वोकैब बढ़ेगी। कई बच्चे होते हैं ना, अरे सर ये इतना टफ आ गया तो हम क्या करेंगे? पहली बात तो इतना टफ बहुत कम आता है, ये मेंस का क्वेश्चन है, क्लोज टेस्ट है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, बट ये मैंने एक ही डाला था इसमें ताकि ये लेवल भी पता चल जाए। बट ये भी क्लियर हो जाता है। जैसे मैं अभी चेक कर रहा था इसका आंसर कि भाई इसका आंसर ये नहीं होगा, ये होगा। तो ये मुझे क्यों पता है? क्योंकि वोकैब का मीनिंग क्लियर हो रहा है कि यार हिस का मतलब ये होता है, और आगे उसने ये बोल ही रखा है। तो जब आपको ये सब मीनिंग पता चलने लग जाएंगे धीरे धीरे, तो आप भी इसको आराम से कर लेंगे, और वो प्रैक्टिस से ही होगा। प्रैक्टिस के अलावा कोई और ऑप्शन कभी नहीं हो सकता। ठीक है, वो लोग झूठे होते हैं जो कोई बहाना मारते हैं कि नहीं ये तरीका कुछ नहीं होता। तरीका होता तो फिर एक झटके में सबको आ जाते, लेकिन ऐसे नहीं आते, बस प्रैक्टिस करते हैं सब लोग। द गैप दैट कम्स आउट ऑफ द स्टोरी। अच्छा, स्टोरी से क्या निकल के आता है? वैल्यू, इंजॉयमेंट, एंडिंग नहीं, मॉरल। तो द मॉरल्स दैट कम्स आउट ऑफ द स्टोरी। अच्छा, मॉरल भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है अभी, क्योंकि हम डिसाइड नहीं कर सकते क्या है। बट चलो अभी छोड़ देते हैं 2 मिनट के लिए, आगे पढ़ते हैं। द ग्रास होपर एंड द आंट। ग्रास होपर तो आपको पता ही है, टिड्ढा, और आंट मतलब चींटी। हैज टू बी पुट टू द चिल्ड्रन इन सच अ वे। उन्हें बच्चों के सामने रखना है इन सच अ वे, किस तरीके से? दैट। तो सच का पेयर किससे बनेगा? दैट। दैट दे रियलाइज द वर्थ ऑफ हार्डवर्क, कि वो हार्डवर्क की क्या पहचाने? वर्थ को पहचाने। ठीक है, द प्लेजर ऑफ हार्डवर्क एंड द कंफर्ट इट ऑफर्स, कि हार्डवर्क का सुख क्या होता है, और ये हार्डवर्क जो है ये कितना कंफर्ट हमें देता है। लेजीनेस, ठीक है, लेजीनेस विच इज अ, लेजीनेस जो कि अपने आप में, तो इसका आंसर तो दैट आ जाएगा। लेजीनेस जो कि अपने आप में क्या है? एक प्लीजेंट, पॉजिटिव, हॉरिबल ट्रेट, या हॉरिबल। लेजीनेस कैसी ट्रेट होती है? सॉरी, हॉरिबल तो डरावनी होती है, ट्रेट कभी भी डरावनी नहीं होती, निगेटिव या पॉजिटिव होती है। ट्रेट का मतलब होता है आदत, हैबिट, तो या तो पॉजिटिव होगी या निगेटिव। तो लेजीनेस जो कि एक निगेटिव आदत है, ठीक है। शुड बी डिस्करेज्ड, उसको क्या करना चाहिए? लेजीनेस को खत्म करना चाहिए, डिस्करेज करना चाहिए। 10 एम्फेसाइजिंग ऑन, वाइल एम्फेसाइजिंग ऑन, yet emphasizing on, और but emphasizing on the, which is hard work. ओके, इसे हमें पूरा चेक करना पड़ेगा। पॉजिटिव, इंपॉर्टेंट, असेंशियल, क्रिटिकल। तीसरा आ गया ना, निगेटिव ट्रेट आ गया। अब चौथे पे आ जाओ। बट एम्फेसाइजिंग ऑन द असेंशियल नोट, बट
ऑन द क्रिटिकल नोट, ऑन द पॉजिटिव नोट, ओके, विच इज हार्ड वर्क। ओके ओके ओके, जो कि हार्ड वर्क है। देखो यहां इसका जो है आंसर छिपा हुआ है, अब इसको जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले उसने ये कहा, यहां से मैं दोबारा लेता हूं, द प्लेजर ऑफ हार्डवर्क, हार्डवर्क का जो सुख है और कंफर्ट है जो ये ऑफर करता है, हार्डवर्क जो हमें कंफर्ट और सुख देता है, ठीक है, तो उसका तो उसने ऊपर बोल दिया। लेजीनेस विच इज अ, जो कि अपने आप में एक निगेटिव आदत है, शुड बी डिस्करेज, उस लेजीनेस को खत्म करना चाहिए, ठीक है। वाइल, अब यहां पर वाइल क्यों आएगा, देखो, वाइल एम्फेसाइजिंग, और खत्म कब करना चाहिए, किस बात पे करना चाहिए, कि आप इस बात पे भी जोर डालते रहें, वाइल एम्फेसाइजिंग द असेंशियल इंपॉर्टेंट पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नोट विच इज हार्डवर्क, ठीक है। तो खत्म इसलिए करना चाहिए कि आप एक पॉजिटिव नोट देते हैं, आप ये समझाते हैं कि भाई पॉजिटिव जो चीज है वो क्या है, हार्डवर्क है, और इस पर हमें जोर डालते हुए ये बात बोलनी चाहिए, ठीक है। तो उसने कहा लेजीनेस जो कि एक निगेटिव आदत है, शुड बी डिस्करेज, उसे खत्म करना चाहिए, कब, जब आप ये बता रहे हो, वाइल एम्फेसाइजिंग ऑन द पॉजिटिव नोट विच इज वेरी हार्ड वर्क, तो इस बात को एम्फेसाइज करते हुए, पॉजिटिवली एम्फेसाइज करते हुए कि भाई जो मेन चीज है वो क्या है, हार्डवर्क है, ठीक है। तो भाई ये था आपका 10 के 10 क्लोज टेस्ट का सॉल्यूशन। अब मैं आप लोगों को ऐसे ही बेहतरीन क्लोज टेस्ट जिसमें इजी, एवरेज और कुछ टफ, टफ ज्यादा नहीं होंगे, 2-3 ही होंगे, ठीक है, उस लेवल के 20 से 25 क्लोज टेस्ट दूंगा, 5-5-5-5 के फॉर्मेट में दूंगा, आप उनको सॉल्व करिएगा, और 5-5 का ही मैं रिकॉर्डेड सॉल्यूशन डलवाऊंगा, 10 का नहीं डलवाऊंगा, तो रिकॉर्डेड सॉल्यूशन 5-5 का डलवाऊंगा, ठीक है भाई। तो यहां तक आप सॉल्व करना, और अब इसके बाद हम क्लास कर लेंगे, क्योंकि अभी मैं बहुत थका हुआ हूं, और ये आपका सॉल्यूशन भी हो गया है, दिन भर आज ट्रैवल किया है, बट मुझे क्लास आज मिस नहीं करनी थी आपकी किसी भी हालत में, तो मैंने कहा आज क्लास लेनी ही लेनी है, तो आज आपका क्लास इसलिए हो गया। कल हमारा ग्रामर का नया टॉपिक चलेगा, नया टॉपिक जो है जो भी चलेगा उसका आपको पता ही है कि हम लोग उसके आगे कंटिन्यू क्वेश्चंस वगैरह जो भी है, नोट्स, सॉरी नोट्स जो है वो आपको देंगे, ठीक है। तो ठीक है भाई, यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे आप लोगों से कल, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।